देखो मान लो अपना अध्याय आज अपना है मौसम एवं जलवायु, ठीक है ना। मौसम और जलवायु के अंदर अपने चर्चा करेंगे कि जैसे मान लो एक इंसान है, इंसान के शरीर को तो रेडियो मान लिया जाए और उसके मस्तिष्क को क्या मान लिया जाए, स्पीकर। और जो मौसम होता है वो मौसम उसके मस्तिष्क को, मतलब उसके ऐसे बटन, जैसे अपना मोबाइल है, मोबाइल का स्पीकर तो अपन छेड़छाड़ उसके बटनों से करते हैं, उसको दिशा निर्देश देते हैं, जैसे बटनों को दिशा निर्देश देंगे वैसे काम करेगा, करेगा नहीं करेगा बेटा, करेगा। देखो स्वयं मानव शरीर क्या है, एक अपन मानव क्या है, अपन मोबाइल है, और अपन को कौन चलाता है, ये मौसम। मौसम जैसे उदाहरण कीजिए, चलाता है नहीं चलाता है, देखो कैसे चलाता है मेरे को बताओ। देखो उदाहरण कीजिए, अभी आपको जैसे मान लो एक अनुकूल, एक आपको एसी वाले कमरे में बिठा दे, अच्छे सोफे लगा दे शानदार से, और फिर आपको पढ़ने के लिए अरे हाँ क्या मजा आ गया पढ़ने के हैं बेटा, सोते रहोगे, सो नींद आएगी तो नींद भी आएगी, लेकिन आप जब नींद पूरी हो जाएगी तो पढ़ने की अच्छी मन करेगा, है ना। ऐसे करके पढ़े जाओ यहाँ बैठ के, करेगा नहीं करेगा, है ना। वो किसके ऊपर निर्भर है, उस मौसम के ऊपर, उस कमरे का मौसम क्या है, बहुत अच्छा मौसम है। जिस उदाहरण के लिए कभी मालूम बरसात हो गई है, बरसात हो जाती है कभी, और बरसात हो जाए उसके थोड़ी देर बाद में मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है, फिर हाय हाय क्या मस्त हवा चलेगी, घूमने की इच्छा करती है ना। और वैसे अभी निकल जाओ धूप के अंदर, देखे आप घूमने की इच्छा करेगी क्या, अभी नहीं हो रही अभी, है ना। धूप में करती है इच्छा, तो अपन को कौन संचालित कर रहा है, मौसम। ये अपने बटन दबा देता है, ठीक है, ये गर्मी का बटन दबा दिया, अब गर्मी में जाओ, देखिए बाहर जाओगे नहीं जाओगे ना, और सर्दी का बटन दबा दिया, फिर आप तो मान लो जर्सी वर्सी पहन के फिर भी घूम लोगे, लेकिन फिर भी ज्यादा घूम नहीं पाओगे। और जैसे बरसात का मौसम आएगा और मतलब आराम से बरसात बरस गई, यार फिर घूमने का आज ऐसे मन कर रहा है कि यार घूमने चलिए अच्छे से, है ना। ये कौन आपके मस्तिष्क को कौन दिशा निर्देश दे रहा है, ये मौसम। कौन दिशा निर्देश दे रहा है, ये मौसम दे रहा है, नहीं दे रहा है। मौसम के अनुसार अपना शरीर काम करता है नहीं करता है। कभी कभी तो होता है कि यार सारे दिन काम किए जाओ, और कभी कभी क्या होता है कि यार आपको काम करने का मन ही नहीं कर रहा, देख यार मौसम खराब हो रहा है, यार इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दिमाग आपका सही संतुलन में नहीं है, दिमाग को अपनी अनुकूल जलवायु नहीं मिल रही है, और वो अनुकूल जलवायु कौन प्रदान करता है, मौसम करता है नहीं करता है। ये बात समझ में आएगी, मौसम एवं जलवायु। अब देखो यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होती है, वायुमंडल की मौसम, वायु मंडल की प्रत्येक दिन या प्रत्येक घंटे की स्थिति होती है। मौसम, एक गाना भी आता है, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, आता है ना, और कब सुना हुआ है। मौसम क्या होता है, ये मतलब अभी तो मान लो जैसे धूप निकल रही है बहुत भयंकर, और जैसे बादल हुए और ठंड हो गई, और बादलों से और भी बरसात हुई, वैसे और भी शानदार हो गया मौसम, हुआ नहीं हुआ। और जैसे रात हुई, रात को फिर आप छत पे घूमने की इच्छा कर रही है, बाहर घूमने की इच्छा कर रही है, और दिन के अंदर भाई बाहर घूमने की इच्छा नहीं कर रही है, अंदर बैठने की इच्छा कर रही है ना। तो मौसम क्या होता है, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण बदलता रहता है मौसम, कभी हवा, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, ऐसा मौसम बदलता रहता है। तो मौसम क्या होता है, प्रत्येक क्षण या प्रत्येक दिन में परिवर्तित होता रहता है। एक होती है जलवायु, एक क्या होती है, जलवायु। जलवायु क्या होती है बेटा, जलवायु एक लंबे समय का, एक
लंबे समय लगभग 31 वर्षों का औसत योग होता है। क्या होता है बेटा? औसत योग होता है। देखो एक तो है मौसम, एक होगी बेटा जलवायु। मौसम क्या रहेगा? सुबह बदल गया, दोपहर में बदल गया, शाम को बदल गया, हर घंटे बाद में बदल गया। जलवायु क्या होगी? जलवायु एक साथ नहीं बदलती, यानी सुबह बदल गई, शाम को अलग जलवायु होगी। जलवायु क्या होती है बेटा? एक लंबे समय का औसत योग होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो आप लोगों को, आपने मान लो एक दिन 5 दिन तक आप लगातार जीवने जा रहे हो। कितने दिन तक? 5 दिन तक आप लगातार जीवने जा रहे हो। 1 2 3 4 और 5 डे। अब 5 डे में से आपने एक दिन, पहले दिन तो आपने 1 लड्डू खाया, दूसरे दिन 3 लड्डू खा गए, फिर तीसरे दिन फिर 1 लड्डू खाया, फिर चौथे दिन 4 लड्डू खा गए हैं, और 5वें दिन फिर कितने लड्डू खाए? मान लिए 1 लड्डू खा गए। ठीक है, बात आगे समझ में? अब मान लो ये आपने लड्डू की संख्या दी 1 3 1 4 और 1 10। टोटल कितने हो गए बेटा? 10 लड्डू खा गए। कितने दिन में? 5 दिन में। लड्डुओं की संख्या बटा दिनों का भाग दे, 5 दूनी 10। लगभग आपने औसतन एक दिन का कितना लड्डू खाया? 2 लड्डू। क्यों? इसमें 3 लड्डू थे, 3 में से 1 इधर आ गया, इस पे भी 2 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे 2 के 2 ऐसे किसे बच गए? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 इधर आ गया, यहाँ पे 2 गया, 3 बच गए, 3 में से 1 वापस इधर गया, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 बच गए। अब सबको एक समान संख्या में बांट दो, सब दिन 2-2 लड्डू आ गए। आए नहीं आए? मतलब आपने औसतन कितने लड्डू खाए 5 दिन में? 10। बेटा 2 लड्डू औसतन। कुल लड्डू कितने खाए? 10। औसत कितने खाए? 2 लड्डू। औसत एक दिन का कितने लड्डू खाए? 2 लड्डू। तो बेटा औसत का मतलब समझ गए आप? यह एक लंबे समय का औसत योग होता है जलवायु। जलवायु एक दिन में नहीं बदल जाती। जैसे मान लो आज कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, आज कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, फिर उसके 30-31 सालों तक उसका वर्णन किया जाता है। भाई इस साल 2023 में कितनी बनी, 24वें, 25वें, 26वें, 27वें, 28वें, 30वें, ऐसे 31 सालों तक का उसका विश्लेषण किया जाता है। भाई 31 सालों में यहाँ पर जलवायु कैसी रही, और उसके बाद उसको फिर किसमें गिना जाएगा? जलवायु कहा जाएगा। भाई हाँ, इस क्षेत्र विशेष की या इस ग्रामीण क्षेत्र की या इस तहसील की या इस जिले की जलवायु इस प्रकार की है। ग्रीष्म है, उष्ण है, कुपोष्ण है, शीतोष्ण है, आर्द्र है, जो भी जलवायु है उसको फिर उस हिसाब से क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। अब आपको समझ में आएगा, मौसम तो रोज मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे। मतलब मौसम क्या होता है? रोज बदलता है। आता है ना गाना? अरे उस गाने से याद कर लेना, मौसम बदल जाता है, जलवायु ज्यादा समय लगता है। समझ रहे हो बात? अब ये 2 चीज समझ गए, मौसम और जलवायु। ठीक है, अब इनके अंदर अब अपने एक टॉपिक देखेंगे बेटा, तापमान। इसको मिटा दूं मैं? अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, तापमान क्या होता है? तापमान देखो बेटा, देखो तापमान क्या होता है, सब बताओगे मेरे को? देखो जो सूर्य से अपन को ऊर्जा मिलती है ना, जो तापमान मिल जाए, जो धूप मिलती है, उससे अपनी पृथ्वी कितनी गर्म हो रही है, वही क्या कहलाता है? तापमान। अब जैसे मान लो आप अपन खुद है अपन, जैसे मान लो अपन देख रहे हैं कि यार 1 लड्डू का, 1 2 लड्डू का, 1 5 लड्डुओं को तो अपन गिनते हैं, गिनती से गिनते हैं।
अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये धूप आ रही है, उसको कैसे गिने बताओ भाई, कितनी प्रतिशत आ रही है, उसको कैसे गिने बताओ। है क्या कोई ऐसा स्रोत बेटा? है ऐसा स्रोत। इसको अपन एक सामान्यता पढ़ते हैं, या तो फ़ारेनहाइट में गिनते हैं या सेल्सियस में गिनते हैं। अपन सेल्सियस डिग्री किसके अंदर, जैसे सामान्य में सेल्सियस में गिनते हैं, किसमें? सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस पे तापमान जम जाता है, जमाव बिंदु। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको अपन C से भी प्रदर्शित करते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। जल का उबलना। अपनी चाय को बनती कब पता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। समझ रहे बात? इस आधार पर 1 डिग्री सेल्सियस पर अपनी बर्फ जम जाती है, अरे, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? पानी उबलने लग जाता है। तो तापमान को अपन सेल्सियस या सेंटीग्रेड में मापते हैं। तो बेटा अपनी जो भी पृथ्वी को जो भी तापमान प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है बेटा? सूर्य से। किससे प्राप्त होता है बेटा? सूर्य से। सूर्य से प्राप्त होता है। जो भी अपनी पृथ्वी पे तापमान मिलता है वो सब सूर्य से प्राप्त होता है। कुछ होता है जो अपने मानव पर जीवाश्म या ईंधन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे अपन चूल्हा जलाना, ये बात है। लेकिन अधिकांश सूर्य का 2 अरबवा हिस्सा, सूर्य का 2 अरबवा हिस्सा पृथ्वी को मिलता है। सूर्य का 2 अरबवा हिस्सा किसका? तापमान का। सूर्य का 2 अरबवा हिस्सा पृथ्वी को मिलता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सूर्य के तापमान का 2 अरबवा हिस्सा, सूर्य के तापमान का 2 अरबवा हिस्सा किसको मिलता है? कितना अरबवा हिस्सा बेटा? 2 अरबवा। ठीक है। हाँ। इसको मापने की इकाई क्या है भाई? सूर्य का 2 अरबवा हिस्सा आपको मिल रहा है। इसको तापने की इकाई क्या है बेटा? तापमान। मापने की इकाई तापमापी क्या होती है? तापमापी। समझ गए बात? अब देखो, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूदा ताप एवं शीतलन के परिणाम को क्या कहते हैं? तापमान। जो गर्मी और जो ठंड होती है उसे क्या कहेंगे बेटा? तापमान कहेंगे। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? ज्यादा गर्म होती है। अब आपको भी पता है सर्दियों के अंदर इतनी गर्मी होती है क्या? सर्दियों में इतनी भयंकर की धूप निकलती है क्या? नहीं निकलती है ना। और वर्ष मानसून में कितनी भयंकर धूप निकल रही है ना। ज्यादा तापमान कब रहेगा? गर्मी के दिनों में। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन किसे कहेंगे? वह ऊर्जा जो उसे पृथ्वी रोक लेती है। अपन ने क्या पढ़ा था? ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति देखी थी। उसको जो बाई किरणें आती और वो अवशोषित हो रही है ना, और यहाँ की किरणों से टकरा के वापस पृथ्वी की तरफ आ रही है, वो तो आपतन देखा था अपन ने उस दिन पिछले वाली क्लास के अंदर।
आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, और यह आपतन मतलब सूर्य से आने वाली ऊर्जा भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक आती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है तो ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से ढके क्यों रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उगेगी। अगर अब आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों पर तापमान कम मिलता है और विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा रहता है, तो इस वजह से ध्रुवों पर तो क्या गर्मी रहती है, बर्फ, और विषुवत रेखा पर क्या गर्मी रहती है, विषुवत रेखा बहुत ज्यादा धूप पड़ती है वहां पर, है ना, बहुत ज्यादा धूप रहती है, तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उगा सकेंगे, और अत्यधिक तापमान बढ़ जाए ना पृथ्वी का, तो यहाँ पर अपन कोई फसल उगाने लायक नहीं रहेंगे। जैसे मान लो अपने गर्मियों के दिनों में भयंकर धूप होती है, सब पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, कहीं बार हरियाली नहीं रहती है ना, धूल ही धूल उठती है चारों तरफ। अगर सोचो 12 महीने ऐसी धूप गिरने लगी है तो पानी की स्थिति रहेगी यहाँ पे, ऐसी संभव ही नहीं है। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फैन से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। जैसे ही अपन देखते हैं कि ये दिन के समय अपने कमरे की दीवारें गर्म हो गई, और जैसे सुबह के देखेंगे तो मतलब ठंडी ठंडी मिलेगी, और फिर वापस दिन में क्या कर लेगी, ये गर्म हो जाएगी, ऊष्मा को अवशोषण कर लेगी, फिर सारी रात ऊष्मा को बाहर निकाल देते। और नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का क्या बढ़ जाता है, तापमान। अब देखो, अब अपन ये देखेंगे कि ये आतपन क्या होता है, तापमान का आतपन, है ना। देखो उदाहरण के लिए मानो ये पृथ्वी है बेटा, जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गई बेटा, पृथ्वी हो गई, है ना। अब यहां मान लो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। यहाँ पे कौन सी रह जाएगी, कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा, जो कितने डिग्री पर रहेगी, 23.5 डिग्री पर। और ये हो जाएगी मकर रेखा, कौन सी हो जाएगी बेटा, मकर रेखा। ये कितने पे हो जाएगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, साउथ, ये नॉर्थ अक्षांश पर। और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, है ना। ये हो गया साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बात। अब देखो उदाहरण के लिए आपके पास बोल दिए बेटा, किसी के पास लोकेश बेटा देना बोल। अरे यार आप फोन भी काम कर रहा है। अब जैसे मान लो एक बात बताओ मेरे को बेटा, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर जैसे मान लो अपन लाइट डालेंगे, ये पूरा गोल है, पूरे गोल पे लाइट जल जाएगी क्या, नहीं जलेगी ना। जो बस उसके सामने सामने रहेगा उस पे बाकी कोई और उसकी छाया चली जाएगी, छाया चली जाएगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये सूर्य एक जगह है, पृथ्वी है। पृथ्वी एक तो अपनी जगह घूर्णन कर रही है, उससे तो क्या हो रही है, दिन रात। ऐसे मान लो अपनी जगह घूम रही है, उससे दिन रात हो रहे हैं, है ना। और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसके चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाने से क्या होता है, इसकी स्थिति बदल जाती है। कैसे, सूर्य के संदर्भ में। सूर्य के संदर्भ में देखो बेटा क्या होता है, कभी सूर्य यहां उत्तरायण हो जाता है, कहां हो जाता है, उत्तरायण। तो कभी क्या हो जाता है, उत्तरायण, कभी दक्षिणायन। अब एक बात मेरे को आप बताओ कि सूर्य की स्थिति जब उत्तरायण होगी तो अपने के आसपास, अपन भारत की स्थिति मान लो, जैसे इधर के आसपास मान लो, यहाँ पर भारत है, जैसे मान लो
है ना। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, सूर्य की पृथ्वी क्या होती है, ऊपर नीचे स्थिति रहती है। तो कभी सूर्य यहाँ चमकेगा, कभी सूर्य यहाँ चमकेगा, कभी सूर्य यहाँ चमकेगा, है ना। तो मतलब इस क्षेत्र में सूर्य तो सीधा चमकता रहता है, लेकिन इस क्षेत्र पर क्या सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इधर क्या जाती है, तिरछी किरणें जाती है, तिरछी जाती है, और यहाँ इधर सीधी जाएगी। समझ गए बात, या तो बिल्कुल सीधी की नहीं जाएगी। अब एक बात बताओ, किरणें बेटा दो प्रकार की होती है। ऊष्मा की किरणें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक सीधी किरणें जाएगी, उनमें ऊर्जा ज्यादा रहेगी। जो तिरछी किरणें जाएगी, उनमें ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी। बेटा एक बात बताओ, आप एक तो आप काफी दूर से जा रहे हो, और एक है आप बहुत नजदीक से जा रहे हो, है। तो एक बात बताओ, जैसे आप मान लो एक तो कोई डायरेक्ट अपने स्कूल में आए, इधर से आ रहा है कोई बंदा, या तो डायरेक्ट अपना जस्ट इस गेट से सीधा अंदर आ जाए, या फिर वहां अगले वाले गेट के पास जाके यहाँ इधर आए, है। तो उसकी ज्यादा एनर्जी किस चीज में खराब होगी, ज्यादा जल्दी कौन आएगा, इधर इस गेट से आएगा, जो बिल्कुल सामने से आ रहा है, जो है ना। और दूसरी बात, ज्यादा पावर किसमें बची हुई रहेगी, जैसे मान लो उदाहरण के लिए उसमें भी उतनी पावर है, और उसमें भी एक रोटी का पावर है, उसमें भी एक रोटी का पावर है, तो वो तो ज्यादा दूर से आ रहा है ना, और ये कम दूर से आ रहा है, तो इसमें ज्यादा पावर बचेगी ना, ज्यादा पावर बचेगी, और उसमें दूर से आ रहा है तो उसमें कम पावर बचेगी। बेटा ऐसे क्या होती है कि सूर्य की किरणें ना ध्रुवों तक पहुंच ही नहीं पाती, और पहुंच पाती है तो बहुत अल्प मात्रा में पहुंच पाती है। इस वजह से क्या होता है कि इन क्षेत्रों पे सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुंच पाती। अभी क्या अपने पास वो बैटरी, मेरी याद है ना, उस दिन बैटरी का अपन नीचे बॉक्स में किए थे, है ना। तो वो आपको एक बार और करवा देंगे, बैटरी का बॉक्स बंद कर देंगे, पंखे बंद कर देंगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि बेटा इसकी सीधी किरणें यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों पर करेगा से मकरेगा के बीच में यहाँ पर इसकी स्थिति सीधी रहती है, यहाँ इसके आसपास हल्की सी ऊपर नीचे होती रहती है, बाकी यहीं पे सूर्य की किरणें सीधी रहती है। इस वजह से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा रहता है इस क्षेत्र का। जैसे जैसे अब करेगा से मकरेगा से नीचे और करेगा से ऊपर की ओर जाते हैं, यहाँ के इलाके कैसे पाए जाते हैं, ठंडे इलाके। कैसे इलाके पाए जाते हैं, ठंडे इलाके पाए जाते हैं। और यहाँ पर इनके जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल बर्फ जमी मिलेगी, यहाँ पे बर्फ जमी मिलेगी। इस क्षेत्र में बर्फ जमी हुई नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या सूर्य की सीधी किरणें मिलते हैं, बहुत गर्म क्षेत्र होता है। उदाहरण स्वरूप अब आप बोलोगे सर माउंट एवरेस्ट, और ये माउंट एवरेस्ट है अपनी चोटी, सबसे ऊंची कौन सी है, हिमालय पे बर्फ जमी हुई है। जब अब सुनो मेरी बात, सॉरी ऑनलाइन क्लास चलेगी सर। अब क्या बात हो रही थी अपनी, हाँ ये बर्फ, आप बोलोगे सर माउंट एवरेस्ट पे कैसे बर्फ जमी हुई है। अपने कल अपने बात की थी पिछली वाली क्लास में, क्या बात की थी कि जैसे जैसे शोक मंडल के अंदर जैसे जैसे अपन ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो क्या होता जाएगा बेटा, तापमान कम होता जाएगा ना 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे विषुवत रेखा के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाएगा, कितना 80 डिग्री सेल्सियस। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी मिलेगी 16 से 18 किलोमीटर। कल बात की थी जैसे जैसे अपन ऊंचाई की तरफ जाते हैं बढ़ते के धरातल से तापमान कम होता जाता है ऑटोमेटिकली सौरमंडल के अंदर। तो इस वजह से भी बर्फ जैसे ज्यादा ऊंचे इलाके होंगे तो वहां ऑटोमेटिक बर्फ जमेगी। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई आपको कि पृथ्वी की सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ेगी, विषुवत रेखा के आसपास, और ध्रुवों के आसपास पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती है या कई कई जगह तो पहुंच ही नहीं पाती है। इस वजह से क्या हो पाती है, वहां पे बर्फ जमी है। बात आ गई समझ में। अपन एक तापमान को देख लिया और आज किसको देखा,
मौसम और जलवायु। मौसम क्या है? अल्पकालिक होता है, बदल तो ना जाओगे मौसम की तरह, कुछ ऐसा गाना आता है। तो मतलब क्या है? वो अल्पकालिक है। जलवायु क्या होती है? दीर्घकालीन समय का क्या होती है? औसत योग होती है। ठीक है। और उसके बाद अपने तापमान देगा। तापमान अपन को किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य का कितना प्रतिशत? 2 अरब हुआ हिस्सा अपन को पृथ्वी को प्राप्त होता है। कितना अरब हुआ हिस्सा? 2 अरब हुआ हिस्सा पृथ्वी को प्राप्त होता। और जो भी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में प्राप्त होगा? विषुवत रेखा क्षेत्र के अंदर, विषुवतीय क्षेत्र के अंदर, निम्न अक्षांशों पर। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान कम प्राप्त होगा पृथ्वी को, और ध्रुव की ओर जाते तो मतलब बर्फ भी जम जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा। अब देखेंगे अपन वायुदाब भी देख लेते हैं आज ही। अब देखो बेटा वायुदाब क्या होता है। अब मेरे को कौन बताएगा वायुदाब क्या होता है? वायु किसे कहते हैं? वायु का दाब। वायु या वायु का दाब, हवा का दाब मान लो। वायु दाब होता है, उसी वजह से तो अपन क्या है अपनी जो दैनिक गतिविधियां करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कभी कभी बात कोई पर्वतों के ऊपर जाते हैं, वहां उल्टियां होने लग जाती है। उल्टी क्यों? क्योंकि ऊंचाई की तरफ जाने पर वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अपन ने इसके बारे में कल चर्चा की थी कि पृथ्वी का जो धरातलीय क्षेत्र है, जो पृथ्वी है, इसमें कौन सा गुरुत्वाकर्षण, कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल भारी गैसों को अपने से जकड़कर रखता है। क्या करता है? भारी गैसों को अपने पास रखता है, हल्की गैसें ऊपर रखती है। कभी आपने कभी पत्थर को उड़ता हुआ सुना है क्या? नहीं सुना है। और मतलब हल्की चीजों को, जैसे पत्ते हो गए, थैली हो गई, ये हल्की चीजें तो उड़ जाती है। लेकिन पत्थर जैसी चीजें कब उड़ेगी? जब अपन उनको फेंकेंगे, उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे। अपन बिना बल के तो नहीं उड़ेंगे। जिस मान लो वायु, आप बोलोगे हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, तो बेटा उसके अंदर ईंधन भरा जाता है। ईंधन से उसके अंदर इंजन लगा होता है। इंजन वो जो वायु का दाब होता है ना, हवा का, उस दाब को काटता है और भी उड़ जाता है। हाँ, और फिर उसको हवा को दाब को काट देता है और उसके बाद फिर वो आगे उड़ पाता है। ठीक है, वो समझ रहे हो बात नहीं? हाँ। वायु दाब क्या होता है? एक गैसों का योग होता है जो क्या करता है? अपन को यहाँ पर दबाए, यहाँ पर पृथ्वी के नजदीक रखता है। औसतन वायु दाब कितना हो जाता है? बनाती है वायु दाब मापने की इकाई, मिलीबार है। क्या है बेटा? मिलीबार है। औसत वायु दाब कितना पाया जाएगा? औसत वायु दाब 1013 मिलीबार रहता है। औसत वायु दाब कितना मिलेगा? 1013 मिलीबार। कितना? 1013 मिलीबार। देखो जैसे अपन को एक दूध लेते हैं 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो है, जब उसको लीटर में माप लेते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। ऐसे थोड़ी मापते हैं 1 पोटली, 2 पोटली, 5 पोटली है। ऐसे थोड़ी मापते हैं, नहीं मापते हैं या और किसी में थोड़ी मापते हैं। किलो ये क्या है? उसकी मापने की इकाई है। क्या है? मापने की इकाई। क्या है? मापने की इकाई। एक तरह से इसकी नाप है। दूध को मापने की इकाई को नाप होती है, तो वैसे इसकी नाप कौन सी है? मिलीबार।
समझ गए बात? जैसे मान लो आप कोई भी कपड़ा लेते हो तो कपड़ा साफ 2 किलो कपड़े देते हो, 2 किलो का उस साइड का टुकड़ा दे दो, ऐसे बोलते हो क्या जाके? मीटर में बोलते हो ना, मीटर में बोलते हो ना भाई साहब 2 मीटर का दे दो, 1 मीटर का दे दो, 5 मीटर का, जो भी आपको चाहिए वो मीटर में मापते हो। ऐसे थोड़े बोलते हो किलो में बोलते हो, किलो में या लीटर में बोलते हो? हाँ बेटा नहीं बोलते ना। तो हर एक इकाई की मापने की क्या होती है? इकाई होती है, निश्चित इकाई होती है। जैसे वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? मिलीबार, है ना? अब देखो वायु दाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ क्या लगाती है? बल लगाती है। और वायु अपने ऊपर बल लगाती है, तभी तो अपन यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वायु दाब यहाँ नहीं रहता तो हम तो उड़ते रहते, जैसे स्टील गाड़ी की तरह एरोप्लेन उड़ते हैं ना, वैसे उड़ते रहते बेटा, है ना? कौन कौन चाहता है उड़ना? चलो उड़ाएंगे आपको, अभी एक ऐसे ग्रह पे लेके चलेंगे आपको ग्रह पे, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है। अब बेटा क्या है वायु दाब? अपने शरीर पे, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो आप जैसा आपकी छुट्टी हुई और आप छुट्टी से स्कूल से घर जा रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो और आप मान लो उधर से हवा आ रही है, इधर से, है ना? आपके सामने से हवा चल रही है बहुत तीव्र गति से, तो आपको धक्का मारेगी, धक्का मारेगी ना? एक तरह से वो क्या है? वायु दाब। क्या है बेटा वो? वायु दाब। वायु दाब। लेकिन जो ये सामान्य वायु दाब होता है, ये क्या होता है बेटा? एक तरफ से धक्का नहीं मारता, ये अपने चारों तरफ से धक्का मारता रहता है, जो अपन को एहसास ही नहीं है तो वह धक्का भी लग रहा है। एक बात, वो अपन को एक तरफ से धक्का मारती तभी तो अपन को एहसास होता है, होता है ना? अगर वो चारों तरफ से धक्का मारता तो अपन को क्या ऐसा हो? वो क्या नहीं होता। इसे अपन के लिए वायु दाब का नहीं होता, वैसे नहीं होता। हवा तो अपन एक तरफ से चलती है, एक तरफ से धक्का मारती है, इस वजह से अपन को एहसास होता है। समझ रहे हो बात? वैसे हमेशा ये वायु दाब अपने ऊपर बना रहता है, तभी अपना शरीर क्या होता है? संतुलन। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा, वायु के भार, भार का मतलब इसके वजन के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से क्या होता है? गिरने लगता है। मतलब जैसे जैसे वायुमंडल से अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब क्या होता जाएगा? कम। और इसी कारण से अपने जो पेट में वायु दाब कम हो गया, अपने दाब जो है वो कम हो गया, तो अपने शरीर के अंदर से कभी कभी उल्टी हो जाती है, शरीर का अंदर का मामला भी बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वायु दाब ही नहीं रहा। उदाहरण के लिए जैसे बेटा एक कोई लकड़ी है, वो टेढ़ी लकड़ी है, टेढ़ी लकड़ी है, टेढ़ी लकड़ी को सीधी करने के लिए आप क्या करोगे? तो उसको पाइप में डालोगे, है ना? या फिर उसके ऊपर लकड़ी डालोगे। देखा है सबने? आपके दादाजी का देखा होगा सबने, है ना? क्या करते हैं दादाजी? यार ये लकड़ी टेढ़ी होगी, इसको ऐसे करके उसको पत्थर रख दो ऐसे की, और उसको महीने 2 महीने तक रखे रखते हैं, वो सीधी हो जाती है। होती है ना? तो बेटा वायु दाब क्या करते हैं? वायु दाब भी अपने ऊपर क्या करते हैं? अपने परिसरों को दबाए रखी, वो अपन को दबाएंगे तभी अपने यहाँ पे स्थित है, नहीं तो अपन आसमान में से उड़ते रहे, है ना? पक्षी वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाए, जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो वायु दाब क्या होता जाएगा बेटा? कम। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब ऊपर की ओर जाने पर, जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे, सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब कम होता जाता है और सर्वाधिक वायु दाब कहां पाया जाएगा? समुद्रों के अंदर। कहां पाया जाएगा बेटा? समुद्रों पर।
अब एक बात बताओ मेरे को, समुद्रों पर ज्यादा वायुदाब क्यों पाया जाएगा? समुद्रों पर हाँ, क्योंकि वहाँ पे पानी क्योंकि बेटा वहां पर गर्मी की वजह से पानी वाष्पों के ऊपर उठा हुआ है। पानी कहाँ उठा हुआ है? अपने पिछली वाली क्लास में बात की थी, जैसे अपन गर्म पानी को गर्म करेंगे पानी का वो हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा वाष्प के रूप में। उठता है नहीं उठता है? तो वो धुआं के रूप में वो उठ के कहाँ जाता है? उस वायुमंडल में मिल जाता है, तो उस वायुमंडल का वजन बढ़ा देता है। समझ रहे हो बात? तो उस वहां उस क्षेत्र में क्या रहेगा? ज्यादा। नहीं सुने चुपचाप ध्यान दो किताब में। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता रहता है। वायुदाब क्षेत्रीय वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिकतम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होती है? वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अपन ने पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। और जिन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा गिरेगा तो वैसे क्या हो जाएगी? वो चीज हल्की हो जाएगी वायु, और हल्की होकर क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। और हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगी? निम्न वायुदाब क्षेत्र का हो जाएगा, है ना? और जहां पे भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वो जैसे ही ऊपर उठेगी तो ऊपर होगी वापस ठंडी हो जाएगी, कोई नहीं उठेगा ना। ये तो बिल्कुल जैसे जैसे अपन ने शोक मंडल में क्या देखा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु तापमान कम होता जाता है, और जैसे वो वायु कहां तक जाएगी? ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वो ठंडी होती जाएगी, और ठंडी होती जाएगी तो फिर वापस वो क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। फिर वापस भारी होने के बाद फिर वापस नीचे आने की कोशिश करेगी, नीचे बैठेंगे। तो निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम ताप वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में क्या रहेगी? वायु ठंडी, जो वापस हल्की होकर ऊपर नहीं उठेगी। इसके पर देखो सब चुपचाप रहो, उठेगा नहीं कोई भी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निम्नमध्यम होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट है कि स्वच्छ क्या रहेगा? आकाश। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या करती है? गमन करती है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से किधर की ओर जाएगी? देखो गाड़ी में जाने वाली जा सकती है। वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु किधर से गति करेगी? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। अब जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं बेटा, आप चांद पर वायु नहीं होती है। किस पर? चांद के ऊपर। और अतः वहां वायुदाब भी नहीं होती है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं क्या हो सकती है बेटा? फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्त्रावित हो सकते हैं। चांद पर वायुदाब बहुत नए के बराबर पाया जाता है। इस वजह से वहां पर जाने वाले व्यक्ति होते हैं, चांद पर कोई भी जाएगा, जैसे अपन ने कल्पना चावला का देखा था, अंतरिक्ष में गई थी वो। लेकिन चांद पर जो जाएगा तो वो क्या करके जाएगा बेटा? ऐसे कपड़े पहन के जाएगा ताकि उससे क्या निम्न वायुदाब का सामना भी करना पड़े ना। तो वो मतलब उसके अंदर हवा, जैसे हवा भरी हुई रहती है तो वो अपने बहुत दाब लगा देता है ना। जैसे हवा गाड़ी के टायर के अंदर हवा भरते हैं वैसे वो कपड़ों के अंदर हवा भरी हुई रहती है। जैसे रिम के चारों ओर टूब भर के टायर काम करता है उसको, वैसे मानव शरीर बीच में रहेगा, उसके चारों जो कपड़े रहेंगे उसमें क्या रहेगी? हवा भरी हुई रहेगी। आज के लिए ये पाठ इतना ही, उसके बाद में इस पाठ को नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। ओके, धन्यवाद।